Bismillahirrahmanirrahim. CEO of Transforming Hub, Mr. Iftikhar Hussain, Muzaffar Saab, Amir Ejaz Saab, diplomats, ladies and gentlemen, जिनको अवार्ड मिला, आप सब लोगों को अस्सलाम अलैकुम। ये बड़ा अहम ओकेजन है कि जब कोई इदारा लोगों को रिकग्नाइज़ करें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मकासद के एतबार से अपने मकासद के एतबार से कंट्रीब्यूशन किया हो, और ये एक आइकॉनिक कैफियत होती है कि आपको देखकर और आपकी खुशियों में शरीक होकर दूसरे भी एस्पायर करेंगे कि ये काम किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ी अहम बात है, और ये स्ट्रगल अभी का नहीं है, ये सदियों से स्ट्रगल है कि जो रॉयल्टी बेस्टो करती थी, जो ज़मींदारी वडेरा शाही, इस एतबार से दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। उसके अंदर एक राइट बहुत बड़ा, मिसाल के तौर पर सबसे डिप्राइव्ड सेक्टर को, जो तारीख़ में डिप्राइव्ड था औरत, उसको इस्लाम ने दिया, वरासत में हिस्सा दिया। और वरासत ऐसी कैफियत है जिसके अंदर किसी ने नहीं दिया वो हिस्सा, सिर्फ मुसलमानों ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। और मैं मिसाल देता हूँ, और इसको बड़े गौर से सुनिए कि ये राइट्स आए कहाँ से। 1902 या 3 तक बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड जो लीडर था रेनेसांस का भी और तरक्की का भी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी, उसमें राइट्स ये थे कि औरत की कोई वरासत नहीं, औरत की कोई मिल्कियत नहीं, औरत अपने बाप की या अपने शौहर की मिल्कियत खुद है। अगर वो कुछ कमा लेती है और बचा लेती है तो वो भी उसकी मिल्कियत नहीं है। तो इसका मतलब कि अनटिल वेरी लेट ये चेंज आना शुरू हुआ उसके बाद से। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब स्टीम जनरेटर्स आए, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, जब कोल निकलने लगा और कोल की बुनियाद पर सब कुछ चलने लगा, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो वर्कर्स की ज़रूरत थी। जैसे आज दुनिया के अंदर इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, इन हाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैनुअल लेबर कौन करेगा, मैनुअल इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब वर्कर्स की ज़रूरत हुई तो ये महसूस किया गया कि औरत को वर्क सिस्टम के अंदर लाया जाए। उसके साथ साथ फिर राइट्स फॉलोड, वट एवर हैपन, वो ऑल गुड हैपन, यानी राइट्स भी मिले और फिर वो वर्किंग सेक्टर के अंदर औरत आई और मामलात वहाँ के चेंज हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो ममालिक अब उसके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे उसके बाद से अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया आईटी की बुनियाद पर, जो ममालिक अपने लोगों को इंक्लूजन में नहीं लाते हर एतबार से, वो दुनिया के बराबर तरक्की नहीं करते। इंक्लूजन इन एवरी सेक्टर, एंड आई टॉक टू यू अबाउट इंक्लूजन इन अदर सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो, कारोबार की बुनियाद ये है कि जो कुछ बना रहा हो उसका ताल्लुक़ जो ख़रीदना चाहता हो, जिसको ज़रूरत है, उसके साथ हो जाए। अब ये जो नया चेंज आया आईटी सेक्टर ने, उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि बीच के सारे लिंक्स काट कर प्रोड्यूसर टू बायर एक डायरेक्ट लिंक करीब हो गया। बीच में से लिंक्स निकल गए, बीच में से प्रॉफिट मेकिंग निकल गई, बीच में से इंफॉर्मेशन हेजिमनी ख़त्म हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से दुनिया में फैली। अच्छा, और इसके अंदर ये भी अच्छा हुआ कि कल्चरल एतबार से पाकिस्तान के अंदर औरत के लिए प्रोग्रेस करना और बाहर निकलना और काम करना मज़हब ने नहीं रोका। बीबी खदीजा वॉज अ बिजनेस वूमन, मज़हब ने नहीं रोका, ये कल्चर ने रोका। अच्छा, मैं सिर्फ औरत की बात नहीं करना चाहता, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में उस गरीब आदमी को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी एनामली है, यानी गाड़ी के सारे पहिए और सारे पुर्जे अगर बराबर से काम नहीं करेंगे तो बहुत एक आपके जहन के अंदर भी एक
पर्दा है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर खराबियां जो हैं और कमज़ोरियां जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन। आपने यहाँ स्टेटिस्टिक्स दिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका से कंपेयर किया तो, और केनिया के साथ कंपेयर किया, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 26 मिलियन इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान न्यू पीपल, 44%। और अगर रीजन की स्टेटिस्टिक्स आपको बताऊं तो 98 to 100% चिल्ड्रन आर इन स्कूल। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, 98 to 100%। 2,62,00,000 का क्या करेंगे, कैसे इनको एजुकेट करेंगे? और जो जहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन है वहाँ एजुकेशन इंक्लूजन नहीं करेंगे तो नतीजा ये होगा कि इसका बर्डन कौन उठाएगा? हम ही ये रॉ एक्सपोर्ट करते रहेंगे, फिजिकल लेबर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, कोई वैल्यू एडिशन इसमें नहीं करना क्या? आप एलीट हैं, आप मज़े में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए, और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है तो इन बच्चों का क्या होगा? अगर इनको स्कूलों में डाला जाए कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year, अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। अगर आप तालीम दे दें तो दीज पीपल विड लिफ्ट देमसेल्व्स अप, अपने शू लेसेस से ही अपने आप को उठा लेंगे वो। अगर आप तालीम नहीं देंगे तो आप ही बोझ उठाते रहिए, जिस तरह से टैक्स देने वाला नॉन टैक्स पेयर का बोझ उठाता रहता है, वही हम करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक उसके बावजूद एक चेंज आ रही है। उसके बावजूद क्या चेंज आ रही है कि यही बच्चे जिनको आप रास्ता नहीं दे रहे, इनमें से बहुत सारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम करके खुद रास्ता तलाश करके, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन है ना ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेज़ी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, आपका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। 22 लाख फ्रीलांसर्स लोगों ने खुद तलाश किया, और यू आर द सेकेंड हाईएस्ट और द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड, और ये आप सब की रुकावटों के बावजूद ये तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त मामला ये है कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें कस्टम्स नहीं है, इंटरनेशनली ज़रूरत है, इंटरनेशनल बायर के साथ लिंक करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। मैं फोकस करना चाहता हूँ दो चीज़ों पर। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इफ़ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरैक्ट, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड, जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग, सिंपल लोगों ने सही फैसले किए। कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको, ये कोई नई चीज नहीं है जिसको करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले पॉलिटिकल इंक्लूजन। अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रायोरिटीज को पकड़ो। मैंने आपसे कहा 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, ये प्रायोरिटी मेरी नहीं है, किसकी होगी? लोग मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, हेल्थ सेक्टर आपका खराब है, कहां से आएगा सब कुछ? पैसे ही नहीं है आपके पास, विल नहीं है, आइडियाज नहीं है, आइडियाज नहीं पकड़ रहे। कोविड से पहले जनाब ये जो कोविड आया ना, तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन की बात लोगों ने हजम कर ली। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिंस 2007। जिस मुल्क को जरूरत थी उसने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड आया तो हलक खींचकर कोविड ने उंडेला इसको कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने अडॉप्ट किया। 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor। जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर हैं।
اپنے ریجن کے اندر ہی آپ پیچھے ہیں. مائکرو فائنانس کے اعتبار سے کب سے نام سن رہے ہیں ہم گرامین کا؟ وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو. آپ نے کسی نے بتایا جی 7% ہے اور باقی جگہوں پر اتنا زیادہ انویسٹمنٹ مائکرو فائنانس کے اعتبار سے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں یہ عورتوں کے لیے اس وقت بھی 5% پر لون دے رہے ہیں. نہیں پتا. کون بتائے گا؟ انفارمیشن بیک ڈراپ ہے. کوئی چیمپئن کون بنے گا؟ اپنی پرائرٹیز کو ٹھیک کریں, ہے نا, اپنی پرائرٹیز کے اعتبار سے pick up a good leadership, and this country has today proven the fact کہ انہوں نے ورڈکٹ بھی دیا ہے. اس ورڈکٹ کو ڈیفیٹ کرو گے تو پھر یہ سب فائنینشیل انکلوژن وغیرہ یہ مارا پھرتا رہے گا, تھوڑا ترقی کرے گا, زیادہ نہیں. دس کنٹری نیڈز ریولیوشنری انداز آف تھنکنگ, فاسٹ انداز. 5-10 سال چاہیے صرف کہ اپنے ریسورسز کو, انٹلیکچوئل ریسورسز کو پالش کر لیں, اور اس کے بعد ترقی آپ کے پیر چھوئے گی, آپ کے پیروں میں پڑے گی. کیونکہ 5th بگیسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا اگر مقام دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر 140 150, پتہ نہیں ہم کیوں خوش ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی اچھی ہے. قوم اچھی ہے, دس ہیز بین پروون اگین اینڈ اگین کہ قوم اچھی ہے, بٹ اس کو راستہ تو ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, I must congratulate all of you جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی, بٹ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ محنت ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر ٹورڈز اے پراسپرس کنٹری. آپ فائنینشیل انکلوژن کریں گے, عورتوں کو انکلوڈ کریں گے, ڈسیبلڈ کو انکلوڈ کریں گے, جو ڈپرائیو سیکٹر ہے اس کے لیے راستہ کھولیں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ چند ایلیٹ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو سارا ملک اس کی طرف توجہ دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سلوپ ہے یہ دنیا کے اندر ایسا ہی ہے. یہ جو ظلم اور زیادتی کا سلوپ ہے یہ دنیا کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کا سلوپ ہے. یعنی اس وقت دنیا کے اندر نہ مورالٹی ہے نہ ایتھکس ہیں. آپ نے غزہ کے اندر دیکھ لیا, کوئی مورالٹی کوئی ایتھکس نہیں ہے دنیا کے اندر, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کشمیر کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو بھی 70 سال ہو گئے, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہاں پر دنیا میں جو عکاسی کر رہا ہے. لہٰذا بے انتہا ضروری, مجھے آپ کے اوپر بھروسہ ہے کہ آپ جیسے انٹلیکٹ کے لوگ اس ملک کو جب اٹھائیں گے تو دنیا پھر آپ کی فکر کرے گی, دنیا سوچے گی. دنیا کو ضرورت ہے ایتھکس اور مورالٹی کی. اینڈ the ethics and morality کہاں سے نکل رہا ہے؟ the Pope, in fact those of you who work in AI, تو پوپ نے 8 جنوری کو ایک خط لکھا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, اینڈ دا پاسبلٹیز اینڈ دا ڈینجرس, اینڈ آئی بین اویئر آف اٹ سنس آئی ریڈ ایرک بوسٹرم کی کتاب ہے سپر انٹیلیجنس, 2014 میں پبلش ہوئی تھی. تو پوپ نے اس کے اوپر خیر وہ بات کی, مگر میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوپ نے غزہ کے اوپر بات کی مورالٹی کے اعتبار سے, جو بائبل نے سکھایا, جو حضرت عیسیٰ نے سکھایا, اس مورالٹی کے اعتبار سے. تو دیر آر آئیلینڈس, بٹ سب سے اچھا آئیلینڈ مجھے یہ امید ہے کہ سب سے اچھا خوبصورت آئیلینڈ کا امکان ہے پاکستان سے نکلنے کا. دس از اے وائبرنٹ کنٹری, اے وائبرنٹ قوم, مگر وائبرنٹ قوم کو اگر اس کے مینڈیٹ کو بھی اگنور کیا جائے تو اس کی وائبرنسی ختم ہونے کا امکان ہے. اور میں سمجھتا ہوں اتنا بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے ٹرن اراؤنڈ کا کہ آئی بلیو کہ اللہ میاں راستے دیتا ہے مگر مسلسل راستے دیتا نہیں رہے گا شاید. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے راستے فراہم کرتا رہے اور آپ ان راستوں کو پہچان لیں. یہ گمراہی سے نکل کر, یہ راستے گم کر دیتے ہیں نا, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. گمراہی سے نکل کر صراط المستقیم کو پکڑ لیں, صراط المستقیم کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ nobody can stop you from becoming a great country which is my dream and your dream. تو thank you ladies and gentlemen, بہت شکریہ.